फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए सीडीपी की एक प्रॉपर पूरी सीरीज शुरू करूंगा जिसमें मैंने आपके लिए जितने भी एग्जाम्स हैं, पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि आपको ये क्लासेस के बाद सिर्फ जो है वो सीटीटी यूपीटीटी में फ़ायदा करेगा। ये जो प्रॉपर मैं आपके लिए सीरीज शुरू कर रहा हूँ, ये आपको टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, डीएसएसबी, केवीएस, एसटेट, राजस्थान, सुपर टेट, इवन इसके अलावा हम लोग जो फॉर्मेट रखेंगे ना, जो लोग बीएड दे रहे हैं जिनको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम भी देना है, तो मैं आपको ये जो क्लासेस है वो आपको वो क्वेश्चंस लिखने में भी मदद करेगा। जो लोग अभी फिलहाल बीएड कर रहे हैं, जिन्होंने अभी बीएड किया नहीं है, जिन लोगों को अभी देना नहीं है, तो उन लोगों को भी प्रॉपर सीरीज ये काम करेगी और बहुत फायदा रहेगा उस सीरीज से। मैं बीच बीच में आपको जैसे पर्टिकुलर मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा कि किस एग्जाम्स में कौन सा क्वेश्चन है, कैसे पूछा गया है। साथ के साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि जिन लोगों को इसमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिखना है, जो बीएड वाले हैं, जो 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, जैसे जेबीटी है, डाइट वाले हैं, जिन स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है और उनको अपना भी एकेडमिक का पेपर लिखना है, तो वो एकेडमिक वालों को भी ये लेक्चर जो है वो प्रॉपर पूरा काम आएगा। ठीक है, चलो अब हम शुरुआत करते हैं। कहाँ से शुरुआत करते हैं? जहाँ से हमारे सब्जेक्ट का उत्पत्ति हुई या जहाँ से हमारे सब्जेक्ट को ओरिजिन हुआ। अब जब भी बात करते हैं ना हम शैक्षिक मनोविज्ञान की, शैक्षिक मनोविज्ञान से पहले एक शब्द जुड़ गया हमारे पास, मनोविज्ञान, और उस मनोविज्ञान से पहले एक शब्द है हमारे पास दर्शन शास्त्र, क्योंकि दर्शन शास्त्र ही वो विषय है जहां से मनोविज्ञान और फिर शैक्षिक मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। तो हमें जब भी हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। ग्राउंड लेवल से मतलब कि जहां से दर्शन शास्त्र आया। तो सबसे पहले हम चूंकि बहुत डिटेल हमारे पास काम आना नहीं है, लेकिन एक बार छोटा छोटा सा ना आउटलाइन हम इनका समझ लेंगे। तो सबसे पहले आपके पास शब्द आता है दर्शन शास्त्र का। अब दर्शन शास्त्र जो है आपके पास, दर्शन शास्त्र का मतलब क्या होता है कि दर्शन जो है वो दृश्य धातु से बना है। दृश्य का अर्थ हो गया देखना, और शास्त्र का अर्थ हो गया क्या? वर्णन करना। ठीक, वर्णन करना मतलब ये कि दर्शन शास्त्र एक ऐसा विषय है या फिर हम कहें कि ऐसी परंपरा है जो ये इस बात पर फोकस करती है कि हम किसी भी वस्तु को कैसे देखते हैं और देखने के बाद उसका हम कैसे वर्णन करते हैं या दूसरों को हम कैसे समझाते हैं। क्लियर? अब बात यह है कि दर्शन शास्त्र जो है ना, कि जैसे हमने कहा कि बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है, वो दर्शन शास्त्र शुरू है। अब ये दर्शन शास्त्र कहां से शुरू हुआ? दर्शन शास्त्र के लिए शुरू के लिए आपके पास कोई बहुत टाइम पीरियड का वर्णन नहीं कहीं भी मिलता है कि अच्छा दर्शन शास्त्र इस शताब्दी से शुरू हुआ या इस शताब्दी से शुरू हुआ। दर्शन शास्त्र के लिए ऐसा नहीं, ये सिर्फ ये माना जाता है कि दर्शन शास्त्र बहुत प्राचीन विषय है। लेकिन प्राचीन विषय है होने के साथ साथ दर्शन शास्त्र के ओरिजिन में या दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति में एक शब्द जो बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, जो एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा वो होता है आपका जिज्ञासा। कि अगर कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अगर कोई आपके पास जिज्ञासा नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई आशंका नहीं है, तो फिर आपको इस वाली प्रक्रिया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ना तो आप किसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे और ना ही किसी चीज को आप समझने की कोशिश करेंगे। मतलब कि दर्शन शास्त्र की शुरुआत जब भी आप किसी चीज को जानने के बारे में जिज्ञासु होते हैं या कोई समस्या आती है, तब आप उसके समाधान शुरू करते हैं। तो उस समाधान से रिलेटेड जब आप रिसर्च शुरू करते हैं या जब आप उससे जुड़े हुए डेटा कलेक्ट करते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को एक साधारण भाषा में हम दर्शन शास्त्र कह सकते हैं। अब चूंकि दर्शन शास्त्र को लेकर के जो मैंने आपको बताया, हो सकता है बहुत सारे लोग उस परिभाषा के साथ अपने आप को मैच ना करते हो। क्यों? क्योंकि जो दर्शन शास्त्र की शुरुआती परिभाषाएं थी वो ये था कि दर्शन शास्त्र को शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ कहां तक माना गया कि जहां पर ईश्वर क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, इस टाइप के
पारलौकिक सवालों से या फिर इस टाइप के अभौतिक सवालों से। शुरुआत में दर्शन शास्त्र यही था, लेकिन जैसे जैसे दर्शन शास्त्र विकसित हो गया उसमें वो तमाम चीजें आती गई जो मानव की भलाई के लिए उपयोगी है। ठीक, अब जैसे दर्शन शास्त्र का मतलब ये कि दर्शन शास्त्र में भी अलग अलग फिर संप्रदाय विकसित हुए कि हर एक संप्रदाय ने अपने अलग नजरिए से उसको देखा। संप्रदाय का मतलब इंग्लिश में जिसको वर्ड यूज होता है कि स्कूल ऑफ थॉट, कि दर्शन शास्त्र के जो अलग अलग संप्रदाय हैं वो दर्शन शास्त्र के बारे में क्या कहते हैं। दो लाइन आपको आउटलाइन समझ लेनी है कि जो अलग अलग संप्रदाय हैं वो अलग अलग स्कूल हैं, वो दर्शन शास्त्र के बारे में क्या कहते हैं। इनमें सबसे पहला जो स्कूल आता है वो आता है भारतीय स्कूल या भारतीय विचारधारा या भारतीय संप्रदाय। अब भारतीय संप्रदाय जो है वो दर्शन के बारे में क्या कहा कि शुरुआती तौर पर भारतीय दर्शन में सिर्फ और सिर्फ जो पारलौकिक विषय हैं या जो अभौतिक विषय हैं या जो परमात्मा से जुड़े हुए विषय हैं या जो ज्ञान के बहुत गूढ़ विषयों से जुड़े हुए विषय हैं, सिर्फ और सिर्फ उसमें शामिल किया गया भारतीय दर्शन को शुरुआत में। वैसे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि आत्मा क्या है, आदमी मरने के बाद कहाँ जाता है, पैदा होने से पहले कहाँ था, इस टाइप की बातें, किस चीज में उसकी आस्था है, आस्था अगर भगवान में है तो फिर भगवान कहाँ है, इस प्रकार के सवालों से दर्शन शास्त्र शुरुआत में जुड़ा रहा। ठीक है, हालांकि मैंने आपको फिर कहा कि ये दर्शन शास्त्र की बहुत ही प्रारंभिक परिभाषा है। ठीक, अब इसके बाद दर्शन शास्त्र के बाद भारतीय संप्रदाय के बाद एक और संप्रदाय जो पूरे विश्व में जाना जाता है दर्शन के लिए, वो है यूनानी संप्रदाय। यूनानी संप्रदाय। ठीक, अब जितना पूरे विश्व में भारतीय संप्रदाय प्रसिद्ध है अपने दर्शन के लिए ही, उतना ही प्रसिद्ध है यूनानी दर्शन शास्त्र, या जिसको हम कहते हैं क्या, पाश्चात्य दर्शन शास्त्र। ठीक, सॉरी, अब यूनानी दर्शन शास्त्र क्या कहता है, यूनानी दर्शन शास्त्र या पाश्चात्य दर्शन शास्त्र, दोनों में ही एक बात आपके पास आती है कि ये जो वर्ड है ना, ये लिखा फिलॉसफी। फिलॉसफी, अब फिलॉसफी के दो जो शब्द हैं वो क्या हैं, फिलोस, सोफिया। फिलोस का अर्थ क्या है, फिलोस का अर्थ है आपके पास लव, और सोफिया का मतलब क्या, विजडम। ठीक है, या फिर इसको हम कहते हैं अनुराग, बहुत साधारण भाषा में, और ये है क्या, ज्ञान। मतलब ये कि जब इन दोनों शब्दों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास एक जो परिभाषा निकल के आती है वो ये कि ज्ञान के प्रति अनुराग, ज्ञान के प्रति अनुराग। ठीक, ये यूरोपियन और पाश्चात्य दर्शन में ये परिभाषा कही जाती है कि दर्शन शास्त्र क्या है, या दर्शन शास्त्र के अर्थ को लेकर के। अब दर्शन शास्त्र का एक और, अब दो चीज हमारे पास हो गई, भारतीय दर्शन और एक पाश्चात्य दर्शन। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ना, वो फिर ये समझेंगे कि अच्छा यार क्या सही है, किसको सही माने, किसको गलत माने। अब इसके लिए जैसे कि पाश्चात्य दर्शन भारतीय दर्शन में ऐसे जब शुरुआत मानते हैं हम दर्शन से, तो कहाँ से, जो हमारे पास गीता है, जो हमारे पास वेद है, वो क्या है, दर्शन शास्त्री है ना। ऐसे ही इस दर्शन शास्त्र में ना, यूनानी दर्शन में या ग्रीक दर्शन में एक बुक है आपके पास जो बहुत फेमस, आपने पढ़ा होगा, बताओ जरा। रिपब्लिक, किसकी, अरस्तु। यानी कि इसको ना यहां तक लाने में अरस्तु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूरोपियन दर्शन में तीन नाम है आपके पास, अरस्तु, इसके बाद क्या हो गया आपके पास, सुकरात, डेकार्ट, प्लूटो। ये चारों नाम है आपके पास जो पाश्चात्य दर्शन के उद्भव में या पाश्चात्य दर्शन के विकास में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये सवाल आपसे जो है रिपब्लिक, ये DSSB 2014 में एक बार आपसे पूछा गया है कि रिपब्लिक जो है वो किसकी पुस्तक है। क्लियर। अब बात ये आती है कि ये अलग अलग संप्रदाय हैं, अब इस और बहुत सारे संप्रदाय हैं, तो इसमें सही क्या माना जाए। अब इसमें एक शब्द, एक और संप्रदाय आता है जिसको हम कहते हैं क्या, वास्तविक संप्रदाय।
यही लिख देता हूं नीचे, वास्तविक संप्रदाय। अब वास्तविक संप्रदाय क्या है? वास्तविक संप्रदाय में एक हेक्सले की एक बहुत फेमस परिभाषा है। हेक्सले क्या कहते हैं कि दुनिया का हर व्यक्ति जो है वो दार्शनिक है, चाहे वो कितना भी मूर्ख क्यों ना हो। इस परिभाषा का अर्थ क्या हो गया कि दर्शन के लिए बहुत ज्ञान या बहुत चिंतन की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति जो भी जितने भी काम करता है, जैसा भी उसकी कोई भी लाइफ स्टाइल है, वो सारे के सारे बातें या उसके जो सारे के सारे तरीके हैं वो सब दर्शन ही कहे जाएंगे, बेशक वो सिर्फ चाहे तो वो उसके लिए काम आए। अब मैं कुछ सोचता हूं, मैंने किसी चीज को समझा, जैसे मैंने शुरू में कहा, मैंने किसी चीज को समझा और मैंने उसको दूसरे को समझाया। अब वो उसके काम का है या नहीं है, सही या गलत है, ये एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन वो जो मेरी दृष्टि में सही है वो सही उसको मैं मानता हूं, मतलब कि मैं एक दार्शनिक हूं। ऐसा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स में कहा जाता है, या जिसको हम कहते हैं कि एक वास्तविक संप्रदाय है दर्शन के लिए। ठीक, अब वास्तविक संप्रदाय दर्शन में क्या करता है इन सब के अलावा कि जितनी भी चीजें हैं यहां पर, चाहे वो भारतीय संप्रदाय में हो, यूनानी संप्रदाय की हो, या फिर वो वास्तविक संप्रदाय से हैं। वास्तविक संप्रदाय क्या मानता है दर्शन शास्त्र के विषय में कि ना केवल भौतिक विषय, न केवल अभौतिक विषय बल्कि भौतिक विषय भी दर्शन शास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ना आत्मा परमात्मा इस टाइप के विषय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे लिए वो विषय जानने भी बहुत जरूरी हैं जो प्रत्यक्षतः हमारे जीवन की समस्याओं के साथ जुड़े हुए हैं, और उन पर विचार करना भी आज की डेट में जो है वो दर्शन शास्त्र के कार्य क्षेत्र में माना जाता है। क्लियर? अब जैसे जैसे ये दर्शन शास्त्र फला फूला, या जैसे जैसे ये दर्शन शास्त्र नाम का पेड़ बड़ा हुआ, एक छोटी सी टहनी और इस दर्शन शास्त्र में से निकली, जिसको कहते हैं मनोविज्ञान। ठीक, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान की जब शुरुआत हुई, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मनोविज्ञान की शुरुआत के लिए भी कोई बहुत स्पेसिफिक टाइम या डेट नहीं है कि अच्छा इस सदी से या इस सदी से शुरू हुआ मनोविज्ञान, लेकिन यह माना जाता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति तकरीबन 500 साल पहले हुई। 500 ईयर से ये अस्तित्व में आना शुरू हुआ, या अपनी एक अलग इसने पहचान बनानी शुरू की। ऐसा नहीं है कि मनोविज्ञान अभी है, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, गीता है, क्या इनमें मनोवैज्ञानिक विषयों के ऊपर चर्चा नहीं की गई? अर्जुन वाला कॉन्सेप्ट याद होगा ना आपको, युद्ध में जब अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था, उस समय क्या क्या श्री कृष्ण जी ने उसको पूरा गीता समझाई। अब क्या वो गीता सिर्फ दर्शन थी? क्या वो गीता मनोवैज्ञानिक तौर पर हम नहीं देख सकते उसको कि जिसमें अर्जुन की मनोस्थिति को बताने का प्रयास किया गया? तो दर्शन क्या है हमारे पास, वहां से शुरू है, लेकिन और मनोविज्ञान भी क्या है हमारे पास, वहीं से शुरू है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चूंकि हम अपने पढ़ने पढ़ाने में इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं कि जहां से कि हमारे जो ज्ञान के साथ साथ जो हमारा एग्जाम रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है वो भी पूरा हो जाए। तो इसलिए इसको हम यहां से समझना शुरू करेंगे 500 साल पहले से। अब जब 500 साल पहले इस पेड़ की एक शाखा के रूप में यह मनोविज्ञान विकसित हुआ, तो सबसे पहले यह कहा कि जैसे आज की स्थिति में मनोविज्ञान है ना, ये ऐसे एकदम से नहीं उत्पत्ति हुई इसकी, इसको भी अपने विकास के कई चरणों से होकर गुजरना पड़ा। कई चरण कैसे? जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो क्या है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। मनोविज्ञान का विकास भी ना बिल्कुल वैसे ही हुआ। सबसे पहले जब मनोविज्ञान का विकास हुआ, जब उत्पत्ति हुई, तो एक सबसे पहली अवस्था मानी जाती है मनोविज्ञान की, या जिसको हम बहुत जगह लिखा होता है कि सबसे पहली परिभाषा कि मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। ठीक, अब शुरुआत में मनोविज्ञान को कहा गया आत्मा का विज्ञान। अब आत्मा का विज्ञान कैसे? ये इसके घर में ये बच्चा पैदा हुआ, अब इस बच्चे के नामकरण के लिए ना 3 पंडित आ गए। कौन से? अरस्तु, प्लेटो, डेकार्ट। इन तीनों ने ये कहा
कि ये जो एक अलग विषय है ये मनुष्य की आत्मा का अध्ययन करेगा। अब आत्मा का अध्ययन करेगा तो थोड़े टाइम बाद आपने अगर पढ़ा होगा या सुना होगा तो आज के तारीख में या आज के समय में हम ये वाली परिभाषा को नकार देते हैं। अब बात ये आती है कि इस परिभाषा को हम नकार क्यों देते हैं, क्या समस्या थी इस परिभाषा में। तो ये कि जो आत्मा का विज्ञान है, पहली चीज तो ये कि आत्मा का कोई स्वरूप नहीं पता हमें। अगर जब आपको किसी भी चीज का स्वरूप नहीं पता, पढ़ने के लिए आपको कोई भी चीज जब आप पढ़ेंगे या किसी भी चीज को जब आपको समझना है तो दो बातें आपको पता होनी चाहिए ना, एक तो वो उसका स्वरूप क्या है या उसकी पाठ्यवस्तु क्या है, दूसरा कि उसको पढ़ने के लिए आप कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। अब इस आत्मा के विज्ञान में दोनों में से हमारे किसी भी जवाब का जवाब नहीं मिलता, न तो हमें आत्मा के स्वरूप का पता चलता है और न ये पता चलता है कि अगर ये आत्मा का विज्ञान है और ये आत्मा का अध्ययन कर रहा है तो कौन सी विधि हम इसके इस्तेमाल में करेंगे। इसलिए क्या हुआ, ये हमारे दोनों सवालों का जवाब नहीं मिला। यहां से हमें न तो इसके अध्ययन में हमें विधि का जवाब मिला और ना ही इसके स्वरूप का जवाब मिला। इसलिए क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद ये जो परिभाषा है, ये पूरी की पूरी परिभाषा जो है वो रिजेक्ट कर दी गई। अब इसके बाद जो इसकी दूसरी अवस्था आती है, जैसे क्या ये मान के चले हम, क्या ये मनोविज्ञान के लिए, ये मनोविज्ञान के लिए शैशव अवस्था है। अब यहां पर मान के चलते हैं कि दूसरी अवस्था है या फिर बाल्य अवस्था है। इस बाल्य अवस्था को हम कहते हैं स्टडी ऑफ माइंड, मन का विज्ञान, मन का विज्ञान। अब इसके बाद यह कहा गया बहुत सारे दार्शनिकों ने कि ये जो है मन का विज्ञान है। अब मन के विज्ञान के साथ भी वही समस्या जो हमारे पहले वाले में थी कि मन को हम परिभाषित कैसे करेंगे, पहला, और दूसरा कि इसके लिए फिर हमारे पास विधि क्या होगी। फिर हमारे पास इन दोनों चीजों का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमारे व्यवहारिक जीवन से भी नहीं जुड़ते, तो आप अध्ययन कैसे करेंगे। इसलिए कुछ समय के बाद क्या हुआ कि यह परिभाषा भी रिजेक्ट कर दी गई। अब मनोविज्ञान क्या है, अपनी तीसरी अवस्था की तरफ चलता है। अब तीसरी अवस्था क्या है मनोविज्ञान की, तीसरी अवस्था में इसको कहा गया कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। अब ये चेतना का विज्ञान कहने में ना एक व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, विलियम जेम्स। 1890 में इनकी एक बुक आई, 1890 में इनकी एक बुक आई द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक, जिसमें इन्होंने ये कहा कि ये जो विषय है ये क्या है, ये चेतना का विज्ञान है। अब इस चेतना के विज्ञान में भी हमारे पास फिर वही समस्याएं कि चेतना को हम परिभाषित कैसे करें। अब इसी कड़ी में एक शब्द, एक व्यक्ति का नाम और आप लोग पढ़ते हैं जो आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत बार आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया है, विलियम वुंट, याद है ना क्या, विलियम वुंट। इन्होंने क्या किया है, विलियम वुंट से आपके पास एक क्वेश्चन आता है क्या, 1879 में LEIP क्या है ये, लिप्जिंग, LEIPZING, लिप्जिंग। यहां पर इन्होंने क्या किया कि पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। अब यहां से ना ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ थ्योरी है, आपके लिए यहां से क्वेश्चन नहीं आता। ये जो हमने यहां पर लिखा, शुरुआत में लिखा था क्वेश्चन, क्या किसने, आत्मा का मनोविज्ञान का, अरस्तु प्लूटो। ये DSSB 2014 में ऑलरेडी आपसे पूछा गया सवाल है। और ये वुंट वाला क्वेश्चन तो आपसे CTET में, यूपी में बहुत बार पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की। अब इस पहली
मनोविज्ञान की प्रयोगशाला के साथ साथ जब ये कहा गया कि ये जो है ये चेतना का अध्ययन करता है, तो इन्होंने जो पहले वाले जो दोनों तीनों लोग थे, मतलब कि जो दो अवस्थाएं थी, जैसे क्या आपका आत्मा का विज्ञान हो गया, आपके पास मन का विज्ञान हो गया, इन दोनों परिभाषाओं में या इन दोनों में कहीं पर भी उस विधि का वर्णन नहीं किया गया। यहां पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, या पहले वाले दोनों चीजों से यहां पर आपको एक चीज एक्स्ट्रा मिलती है, वो ये कि विधि है। इसके लिए इन्होंने एक अंतर्दर्शन की विधि, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन की विधि का वर्णन किया। क्या कि हम चेतना का अध्ययन करेंगे, और चेतना का अध्ययन कैसे कि हम उसको अपने अंदर झांक के खुद ही देखेंगे। अब इस समस्या में भी, इस पूरी परिभाषा में भी इसको स्वीकार करने से पहले फिर एक समस्या यहीं पर है कि ये जो मेथड है, ये जो अंतर्दर्शन विधि है, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत विधि है। क्या कोई भी नियम किसी भी व्यक्तिगत विधि पर आधारित हो सकता है? हर एक नियम जो है वो वस्तुनिष्ठ विधि पर आधारित होता है, व्यक्तिनिष्ठ विधि पर आधारित नहीं होता। और ये जो विधि है ये व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ मतलब कि किसी भी चीज को मैं देख रहा हूं तो उसका मेरे लिए एक मतलब है, आप उसको देख रहे हो तो आपके लिए अलग मतलब है, आप उसको देख रहे हो तो आपके लिए उसका अलग मतलब है। लेकिन जबकि वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है कि किसी भी चीज को चाहे कितने भी लोग उसको देखें, कितने भी लोग समझें, सबका जवाब एक जैसा ही होना चाहिए। अब चूंकि आप मन का अध्ययन कर रहे हो, एक व्यक्ति अपने आप को किसी और तरीके से समझ रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने आप को किसी और तरीके से समझ रहा है, इसीलिए ये विधि और ये परिभाषा आगे चलकर दोनों ही रिजेक्ट कर दी गए। लेकिन चूंकि हमें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्या होता है कि ये जो फेस है ना मनोविज्ञान के विकास होने के, इस फेस से हमारे लिए कभी कभी एक सवाल पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने कहा एक डीएसएसबी में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपके पास सीटीईटी में बहुत बार पूछा ही जाता है, यूपी में बहुत बार पूछा ही जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या हुआ कि मनोविज्ञान के विकास की ना एक और चौथी अवस्था आई। चौथी अवस्था, या जिसको हम कहते हैं कि आज के समय में जो मनोविज्ञान का जो रूप है वो, और आज के समय में मनोविज्ञान का रूप क्या है, मनोविज्ञान क्या मानता है कि मनोविज्ञान जो है इसकी जो फोर्थ स्टेज है वो क्या है कि व्यवहार का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है ये। अब ये बिल्कुल सही है, या आज के समय में इसको बिल्कुल सही माना जाता है। क्या कि मनोविज्ञान एक ऐसा विषय है जो हमारे व्यवहार का अध्ययन करता है। हमारा कोई भी व्यवहार क्यों है, हम क्यों उठ रहे हैं, क्यों बैठते हैं, हम क्यों पढ़ाई करते हैं, हर एक चीज, आप कोई भी आपका कैसा भी व्यवहार है, आप बिना किसी कारण तो नहीं करते। और अगर आपका व्यवहार हर एक के किसी न किसी कारण से होता है, वो कारण जानने के लिए जिस विधि का या जिस विषय का हम प्रयोग करते हैं, उस विषय को आज की डेट में जो है वो मनोविज्ञान कहा जाता है। अब मनोविज्ञान को ना व्यवहार का विज्ञान कहने में एक व्यक्ति का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। क्या आप लोगों ने नाम सबने सुना होगा, मैकडूगल। मैकडूगल, मैकडूगल की एक पुस्तक आई, इंट्रोडक्शन टू द सोशल साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू द सोशल, इंट्रोडक्शन टू द सोशल साइकोलॉजी। ठीक है, मनोविज्ञान क्या कहते हैं इसको, कैसे सामाजिक मनोविज्ञान का एक परिचय। ठीक, ये इसमें इन्होंने पुस्तक में दो चीजें बिल्कुल निश्चित की। पहली चीज कि मनोविज्ञान कि व्यवहार क्या है, दूसरा मनोविज्ञान क्या है। अब व्यवहार को लेकर के इन्होंने ये लिखा कि व्यक्ति का कैसा भी व्यवहार है, चाहे वो चेतन है चाहे अचेतन है, दोनों प्रकार के व्यवहार जो हैं वो मनोविज्ञान की विषय वस्तु में रहेंगे। अब वो दोनों व्यवहार में उन्होंने न केवल आदमियों के व्यवहार को रखा, बल्कि साथ साथ जितने जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन सब के व्यवहार को भी उन्होंने इसमें शामिल किया। मतलब कि किसी का भी कोई भी व्यवहार क्यों है और कैसे है, ये समझने के लिए मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है, और इसमें मैकडूगल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बाद एक सवाल आपसे और यहां पर पूछा जाता है, एक परिभाषा जो आपसे बहुत बार पूछी गई है, इसी में ही वुडवर्थ की परिभाषा, ये आपसे कई बार एग्जाम में, सीटीईटी में, और ये आपके पास राजस्थान में
बहुत बार पूछा गया है, वो ये कि एक सवाल आता है आपसे कि किसने ये कहा कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने चेतना का त्याग किया, और अब यह व्यवहार से संबंधित है। अब यह व्यवहार से संबंधित है। ये एक परिभाषा आपसे डिफरेंट एग्जाम्स में कम से कम नहीं तो 3 से 4 बार पूछी गई है, और छोटे एग्जाम में तो बहुत फेमस परिभाषा है। छोटे एग्जाम से मतलब कि कोई भी एग्जाम छोटा बड़ा नहीं है, छोटे एग्जाम से मतलब कि जिन एग्जाम की प्रकृति फैक्ट पूछने की है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इस टाइप के एग्जाम्स में ये जो आपके पास सवाल हैं इस टाइप के बहुत पूछे जाते हैं हर दूसरे साल, तीसरे साल। ऐसा नहीं है कि ये हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नहीं, लेकिन जितना भी मैंने आपको बताया है यहां से एक सवाल आपको हर बार दूसरे तीसरे एग्जाम्स में आपको मिलता ही रहेगा, और ये वो सेक्शन है जो हमसे छूट जाता है कहीं पढ़ने पढ़ाने में। ठीक, एक ये आपने वुडवर्ड का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब क्या हुआ कि मनोविज्ञान विकसित होते होते अपने आज की अवस्था में आ गया जहां इसको हम मानते हैं कि व्यवहार का अध्ययन है। अब जैसे जैसे मनोविज्ञान बड़ा हुआ, पहले यहां, फिर इस पौधे की ये टहनी, फिर जैसे जैसे मनोविज्ञान विकसित हुआ, मनोविज्ञान की एक अलग शाखा विकसित हुई जिस शाखा को हम कहते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान। शैक्षिक मनोविज्ञान। अब शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, अब 2 लाइन में आप इसको समझ लो कि जब कभी भी आप कोई भी विषय पढ़ते हो ना, तो उस विषय के 2 पहलू होते हैं, चाहे फिर हम उनको पढ़ें ना पढ़ें, हमें वो समझ में आते हो ना आते हो, लेकिन होता जरूर है। वो ये कि हर एक विषय के 2 पहलू हैं। कौन सा? एक पहलू होता है हर एक किसी भी विषय का सैद्धांतिक, एक सैद्धांतिक, और एक हो गया उसका व्यवहारिक, एक हो गया उसका व्यवहारिक पहलू। एक सैद्धांतिक पहलू और एक व्यवहारिक पहलू। अब सैद्धांतिक पहलू क्या होता है और व्यवहारिक पहलू क्या है, और काम का हमारे पास कौन सा होता है। ये जो सैद्धांतिक पहलू है, ये सैद्धांतिक पहलू इस बात पर फोकस करता है कि उस विषय के नियम क्या है, उस विषय की जो विधि है वो क्या रहेगी, उस विषय की पाठ्य वस्तु क्या रहेगी, वो विषय किन किन जगह हमें काम आएगा। ये सारी बातें जितनी भी हैं, यानी कि नियम संबंधी या थ्योरेटिकल जितनी बातें हैं, उनको हम इसमें सैद्धांतिक पहलू में रखते हैं। अब बात दूसरी कि ये जो विषय है, कोई भी, चाहे मनोविज्ञान है, चाहे शैक्षिक मनोविज्ञान है, चाहे आपका हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, कोई भी विषय है, तो ये विषय इस्तेमाल कैसे किए जाने हैं या फिर इनको हमको पढ़ना क्यों है, ये इन सवालों के जवाब देता है व्यवहारिक पक्ष हमारा। ऐसे ही क्या है कि ये जो मनोविज्ञान है, इसका एक पक्ष हो गया, या जिसको एक ब्रांच कहते हैं हम शैक्षिक मनोविज्ञान, और शैक्षिक मनोविज्ञान का एक पक्ष जो है वो व्यवहारिक मनोविज्ञान है। और व्यवहारिक मनोविज्ञान की बहुत सारी छोटी छोटी, कम से कम 20 से 30 शाखाएं हैं, जैसे असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। इस प्रकार की कम से कम नहीं, जैसे कि 20 से 30 शाखाएं हैं आपके पास। यहां से आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, चेक कर लेना एक बार, DSSB 2018 PRT, ठीक है। ये मनोविज्ञान की जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब बात आती है क्या कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो इसी व्यवहारिक मनोविज्ञान की एक ब्रांच है। अब शैक्षिक मनोविज्ञान का विषय वस्तु क्या है और शैक्षिक मनोविज्ञान की क्या परिभाषा है, वो आप समझ लें कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो कि मनोविज्ञान के विषयों को शिक्षा में शामिल करता है। बहुत सीधी सी बात है, मतलब ये कि हमारा कोई भी शैक्षिक व्यवहार क्यों है, उस पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, और जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसका जो मैक्सिमम आउटपुट है वो कैसे लिया जा सकता है, इन सारी बातों की चर्चा करता है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान। क्लियर? इसी शैक्षिक मनोविज्ञान में आपके पास
हम लोग नॉर्मल रोज की बोलचाल की भाषा में इसी शैक्षिक मनोविज्ञान को हम अपने विषय से संबंधित क्या कहते हैं, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। मतलब ये जो विषय है ये क्या है, बालक के विकास से और उसके जो शिक्षण शास्त्र है उन दोनों से जुड़ा हुआ है। क्लियर? उम्मीद है आपको आज की इंफॉर्मेशन काम आएगी। यहां से आपको हर दूसरे साल तीसरे साल जैसे मैंने आपको बताया यहां पर आपको एक एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता ही रहता है। बहुत ज्यादा रटने का फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप इससे गो थ्रू हो लेना। 2-3 क्वेश्चंस हैं जो आपके पास पूछे गए हैं वो आपको यहां से मिल जाते हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, इसके बाद हमारे पास अब हम इंटर करते हैं आज के बाद कहां, कि अपने विषय में जिसको हमने कहा कि शैक्षिक मनोविज्ञान। अगली क्लास में हम शैक्षिक मनोविज्ञान के पहले अध्याय से, जैसा आपके पास सिलेबस में है, हम वहां से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है एक चीज और जो आप लोगों को हमेशा बहुत कंफ्यूजन देती है वो ये कि अलग शिक्षा मनोविज्ञान में जैसे हमने यहां पढ़े पहले क्या मनोविज्ञान में, वैसे ही शिक्षा मनोविज्ञान में भी बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जिनको हम साइकोलॉजी में भी कह देते हैं या मनोविज्ञान में भी कह देते हैं। जैसे संरचनावाद हो गया आपके पास, प्रकार्यवाद हो गया, ठीक है, इसी टाइप के मानवतावाद हो गया, हॉर्मिक अप्रोच हो गया। तो इस टाइप के जितने हमारे पास संप्रदाय हैं और उस संप्रदाय से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, क्योंकि ये क्या है ना कि बार बार शब्द आपके पास लिखे हैं हर एक किताब में, कहीं ये संरचनावाद है, ये व्यवहारवाद है, ये प्रकारवाद है, तो ये शब्द क्या है कि आपको बहुत हमेशा कंफ्यूज करते रहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना सिलेबस शुरू करने से पहले ये जो 4 से 8 शब्द हैं, अगली क्लास में हम ये 4 से 8 शब्द को डिस्कस करेंगे ताकि आपको फिर आगे पढ़ने में, कोई भी किताब पढ़ने में कोई समस्या ना हो। क्लियर? थैंक यू।